हाय फ्रेंड्स। हम एलटीई के पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। एलटीई आर्किटेक्चर, एलटीई कॉल फ्लो, इंटरनेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। आज हम जानते हैं कि एलटीई में जो डाउनलिंक और अपलिंक ट्रांसमिशन होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो एलटीई में जो डाउनलिंक और अपलिंक ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो फ्रेम के फॉर्म में होता है। रेडियो फ्रेम क्या होता है? रेडियो फ्रेम के फॉर्म में ही जो भी मेरा डाउनलिंक और अपलिंक ट्रांसमिशन हो रहा है, बीटीएस जो सेंड कर रहा है यूवी को, यूवी जो सेंड कर रहा है बीटीएस को, वो एक फ्रेम के स्ट्रक्चर में उसको डेटा सेंड कर रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि एलटी दो तरह का है, एलटी टीडीडी और एलटी एफडीडी। तो जो फ्रेम है एफडीडी में वो टाइप 1 फ्रेम यूज होगा और टीडीडी में टाइप 2 फ्रेम यूज होगा। अब जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो उस फ्रेम का एक नोमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट फ्रेम गया, सेकंड फ्रेम गया, तो उसको हम डिनोट करते हैं एसएफएन से। एसएफएन नंबर, सिस्टम फ्रेम नंबर। ये जो है टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, किसी को भी नंबर्ड करने के लिए यूज होगा। और एसएफएन का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1023 तक होता है। तो 0 से लेके 1023 मतलब टोटल 1024 फ्रेम का एक साइकिल होता है। और एक फ्रेम मेरा 10 मिली सेकंड का होता है। तो ये है कि मेरा 10.24 सेकंड का एसएफएन का एक साइकिल चलता है। फिर उसके बाद रिफ्रेश, फिर अगेन फिर 0 पे आ जाएगा। अब हम आते हैं टाइप 1 रेडियो फ्रेम, एफडीडी में यूज होता है। ये मेरा एक रेडियो फ्रेम का जो फ्रेम ड्यूरेशन है, रेडियो फ्रेम कुछ नहीं है, ये मेरा एक तरह से टाइम डोमेन में जो भी वो ट्रांसमिट कर रहा है उसका डेफिनेशन दे रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि कब क्या भेज रहा है, कैसे कैसे भेज रहा है। तो एक रेडियो फ्रेम हम 10 मिली सेकेंड दे रहे हैं। फिर इस रेडियो फ्रेम को 10 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं सब फ्रेम। तो 1 सब फ्रेम का ड्यूरेशन टाइम डोमेन में कितना हो गया? 1 मिली सेकेंड। फिर 1 सब फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्लॉट। 1 सब फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो 0.5 मिली सेकेंड हो गया। तो स्लॉट्स क्या होगा? स्लॉट्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया फ्रेम के फॉर्म में। अगर हम बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? स्लॉट्स हो गया। और एक स्लॉट्स कितने हो गए? 0.5 मिली सेकेंड के इक्वलेंट। तो 1 फ्रेम में कितने मेरे स्लॉट्स होंगे? टोटल 20 स्लॉट्स होंगे। 10 सब फ्रेम और 20 स्लॉट्स होंगे। यही स्ट्रक्चर एलटीई में, एलटीई एफडीडी में डाउनलिंक के लिए भी यही स्ट्रक्चर यूज होगा और अपलिंक के लिए भी यूज होगा, क्योंकि उसमें अपलिंक और डाउनलिंक के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आते हैं एलटीई टीडीडी फ्रेम के बारे में। यहाँ पे डाउनलिंक और अपलिंक के लिए चूँकि सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, तो सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, तो सेम फ्रेम जो है मेरा, एक रेडियो फ्रेम जो है अपलिंक के लिए भी यूज हो रहा है, डाउनलिंक के लिए भी यूज हो रहा है। तो अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए यूज हो रहा है। इसमें जो हम एक फ्रेम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए सब फ्रेम में, सब फ्रेम को डिवाइड किए स्लॉट्स में, तो हम इसमें एक सब फ्रेम को, मतलब जो भी यूनिक सब फ्रेम है उसको अलॉट कर देंगे डाउनलिंक के लिए या फिर अपलिंक के लिए। मान लेते हैं ये डाउनलिंक के लिए है, ये डाउनलिंक के लिए, ये डाउनलिंक के लिए है, ये अपलिंक के लिए है। तो टोटल जो मेरे 10 सब फ्रेम हैं, 10 सब फ्रेम में से हम 4 को अपलिंक के लिए यूज कर सकते हैं, 4 को डाउनलिंक के लिए यूज कर सकते हैं, और बाकी 2 सब फ्रेम यूज होगा, स्पेशल सब फ्रेम यूज होगा। स्पेशल सब फ्रेम यूज वहाँ होगा जहाँ डाउनलिंक ये वाला फ्रेम मेरा डाउनलिंक है, अब ये मेरा अपलिंक के लिए यूज हो रहा है। तो डाउनलिंक टू अपलिंक स्विच जहाँ होगा, डाउनलिंक से अपलिंक जहाँ स्विच होगा, वहाँ हमको स्पेशल सब फ्रेम यूज करना पड़ेगा। जहाँ भी यहाँ पे डाउनलिंक से अपलिंक के लिए यूज हो रहा है तो हमको स्पेशल सब फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अपलिंक से डाउनलिंक जहाँ स्विच होगा वहाँ हमको स्पेशल सब फ्रेम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा।
अब स्पेशल सब फ्रेम में क्या आ रहा है? स्पेशल सब फ्रेम में देख रहे हैं कि 3 पार्ट हैं, एक DWPTS गार्ड पीरियड और UPPTS, डाउनलिंक पायलट स्लॉट्स, अपलिंक पायलट स्लॉट्स और गार्ड पीरियड है। इसका ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड है क्योंकि ये एक सब फ्रेम है। आगे बढ़ते हैं। DWPTS क्या क्या कैरी करेगा? ये रेफरेंस सिग्नल कैरी करेगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन और PSS भी कैरी करेगा। ये लगभग 3 से लेके 12 OFDM सिंबल ड्यूरेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जो 3GPP का गाइड है उसमें मिनिमम 3 सिंबल ऑक्यूपाई करेगा, मैक्सिमम 12 ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट है, ये कैरी करेगा मेरा SR ट्रांसमिशन, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल जो UV से ट्रांसमिट होगा, और ये 1 से लेके 2 SC FDMA सिंबल ड्यूरेशन ऑक्यूपाई करेगा। अब 3GPP में एक डेफिनेशन दे दिएगा कि LTE का आप फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम बोले कि ये डाउनलिंक के लिए दे सकते हैं, ये अपलिंक के लिए दे सकते हैं, या ये अपलिंक के लिए दे सकते हैं, ये डाउनलिंक के लिए दे सकते हैं। तो 3GPP में डिफाइन किया कि अगर आप फ्रेम चूज करते हैं तो जो 7 कॉन्फ़िगरेशन उसने डिसाइड कर दिया कि ऑपरेटर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन 7 कॉन्फ़िगरेशन में से चूज कर सकता है। जैसे हम पहले कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन में डाउनलिंक के लिए 1 2 सब फ्रेम डाउनलिंक के लिए यूज हो रहे हैं, बाकी 6 सब फ्रेम अपलिंक के लिए यूज हो रहे हैं। अब डाउनलिंक से अपलिंक स्विच हो रहा है तो उसके बीच में हमको स्पेशल सब फ्रेम यूज करना पड़ा। फिर यहाँ डाउनलिंक से अपलिंक के लिए स्विच हो रहा है तो यहाँ पे भी हमको स्पेशल सब फ्रेम यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ टोटल 2 डाउनलिंक और 6 अपलिंक है। तो जहाँ अपलिंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ हम ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। इसमें आते हैं, इसमें 1 2 3 4 डाउनलिंक के लिए यूज हो रही हैं और 4 सब फ्रेम अपलिंक के लिए यूज हो रही हैं। तो जहाँ हमको दोनों की रिक्वायरमेंट इक्वल है वहाँ हम ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, और इसमें भी 2 सब फ्रेम है। इसी तरह सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखने को ये लग रहा है कि 0 1 2 ये 3 कॉन्फ़िगरेशन में 2 स्पेशल सब फ्रेम यूज हो रहे हैं। फिर 6 में आपके 2 स्पेशल सब फ्रेम यूज हो रहे हैं, और 3 वाले में एक स्पेशल सब फ्रेम यूज हो रहा है क्योंकि डाउनलिंक से अपलिंक स्विच केवल एक टाइम हो रहा है 3 4 5 में। तो डाउनलिंक इसको जो स्पेशल सब फ्रेम यूज हो रहा है तो डाउनलिंक टू अपलिंक यहाँ पे एक बार स्विच हो रहा है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि इसकी पीरियडिसिटी है जो डाउनलिंक टू अपलिंक स्विच पीरियडिसिटी जो है वो यहाँ पे 5 मिलीसेकंड की हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलिंक टू अपलिंक जो है एक ही बार स्विच हो रहा है तो यहाँ पे डाउनलिंक टू अपलिंक जो स्विच है पीरियडिसिटी वो 10 मिलीसेकंड हो जाएगी। तो इस तरह भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें जो भी 3GPP डिसाइड किया है उसमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया है जिसमें पीरियडिसिटी मेरी जो है डाउनलिंक टू अपलिंक स्विच की 5 मिलीसेकंड है, और एक जो है मेरी जिसकी डाउनलिंक टू अपलिंक स्विच की पीरियडिसिटी 10 मिलीसेकंड है। तो ये हो गया जो कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया गया है, इसमें से कोई भी यूज कर सकता है ऑपरेटर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आगे आते हैं कि जो स्पेशल सब फ्रेम है उसमें से बताया कि DWPTS गार्ड टाइम और अपलिंक पायलट टॉक UPPTS। अब उसमें मैक्सिमम किसको कितना यूज कर सकते हैं, किसको मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं, वो चीज़ भी 3GPP ने डिसाइड कर दिया। इसमें आपके 9 कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं उन्होंने, जो नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में, एक्सटेंडेड में थोड़ा डिफरेंट है। ये साइक्लिक प्रीफिक्स के बारे में हम अलग से एक लेक्चर लेंगे आगे। तो अभी हम नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 9 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें हम DWPTS का 3 सिंबल सेलेक्ट करेंगे।
गार्ड पीरियड इस केस में 714 हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, और यूपीपीटीएस का एक सिंबल यूज होगा। अब ये तीनों अगर हम मिलाते हैं तो जैसे हम एक सिंबल का ड्यूरेशन होता है लगभग 71 माइक्रो सेकेंड नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में, ये आपका एक्सटेंडेड में 83 अप्रॉक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 3 × 71 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे गार्ड पीरियड हो गया 714 और एक सिंबल हो गया 71 माइक्रो सेकेंड। तो ये अप्रॉक्स 998 माइक्रो सेकेंड आएगा, मतलब 1000 माइक्रो सेकेंड हो गया। तो हमको ये 1 मिली सेकेंड का ही सब फ्रेम में सारे एडजस्ट करने हैं। तो हम जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे मेरा DWPTS के सिंबल बढ़ रहे हैं, 10 सिंबल हो रहे हैं, तो वहाँ मेरा गार्ड पीरियड कम हो जाएगा। जहाँ मेरे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मेरा गार्ड पीरियड बढ़ जा रहा है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गार्ड पीरियड मेरा बहुत कम हो जा रहा है, 61 हो जा रहा है। तो डिपेंड कर रहा है कि अगर हम ये DWPTS और UPPTS का सिंबल ज़्यादा यूज कर लेंगे तो मेरा गार्ड पीरियड कम हो जाएगा, और अगर इन लोग को कम करते हैं तो मेरा गार्ड पीरियड बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गार्ड पीरियड कम और ज़्यादा होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है गार्ड पीरियड कम करने से या ज़्यादा करने से। गार्ड पीरियड यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं कि कुछ सब्सक्राइबर मेरे 500 मीटर पे हैं, कुछ सब्सक्राइबर मेरे 2 किलोमीटर पे हैं, कुछ सब्सक्राइबर 5 किलोमीटर पे हैं। तो सभी एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जिसका नज़दीक है उसका BTS के पास या नोड बी के पास जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका दूर है उसका थोड़ा लेट से पहुंचेगा। तो नोड बी को सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत होगी, तो इसलिए गार्ड पीरियड वो डाल देता है, इतना डिले करके आना है तो उसको सिंक्रोनाइजेशन में आसानी होगी, इसलिए गार्ड पीरियड यूज करते हैं। अब कम गार्ड पीरियड और ज़्यादा गार्ड पीरियड होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, अब हम देख रहे हैं। जैसे मैक्सिमम गार्ड पीरियड इन नॉर्मल CP केस में 714 माइक्रो सेकेंड यूज किए हम। मान लेते हैं गार्ड पीरियड 714 माइक्रो सेकेंड है, और व्यू जो सिग्नल जो मेरा ट्रैवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो उतने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आएगा टोटल 214 किलोमीटर। ये राउंड ट्रिप का कैलकुलेशन हो गया। तो मैक्सिमम सेल रेडियस मतलब 107 किलोमीटर तक में हमको, अगर नोड बी मेरा ट्रांसमिट कर रहा है 107 किलोमीटर पर भी मेरा कोई यूज़र है तो हमको कोई इशू नहीं आएगा। मेरा नोड बी उसको सिंक्रोनाइज करके अटैच करेगा आराम से, जो भी कॉल फ्लो होती है वो सारी चलेंगी। मेरा जो 500 मीटर पे है और 107 किलोमीटर पे है। तो गार्ड बैंड ज़्यादा यूज करने पे ये फ़ायदा है, ज़रूरी नहीं है कि 107 किलोमीटर तक मेरा वहाँ तक कवरेज वो जाए ही, वो तो डिपेंड करता है नोड बी के पावर पे, क्लटर पे, बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन गार्ड बैंड अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो इतना दूर तक हम कर सकते हैं। और मिनिमम गार्ड बैंड जो यूज किए वो 71 माइक्रो सेकेंड था। 71 के हिसाब से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो 21 किलोमीटर आता है। तो 21 किलोमीटर आ रहा है तो ये राउंड ट्रिप के लिए है, उसका हाफ करेंगे तो मतलब मैक्स सेल रेडियस 10.6। मतलब अगर हमको कवरेज मिल भी रही है 15-20 किलोमीटर तक भी, तो उस 10.6 किलोमीटर के दूर में जो भी मेरा यूज़र है उसको फिर वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, फिर मेरी कॉल में या अटैच में सारी चीज़ में दिक्कत आने लगेगी। तो ये मेरा है कि गार्ड बैंड मैक्स और मिनिमम जो यूज कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। अब हम आते हैं रिसोर्स ब्लॉक। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम स्लॉट्स के बारे में कहें कि वन सब फ्रेम 2 स्लॉट्स में मेरा डिवाइड हुआ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्लॉट्स को ही रिसोर्स ब्लॉक बोल देते हैं। क्योंकि स्लॉट्स क्या है? स्लॉट्स का डेफिनेशन है स्लॉट्स इज ड्यूरेशन इन टाइम डोमेन ऑफ 0.5 मिली सेकेंड। स्लॉट्स का ड्यूरेशन टाइम डोमेन में 0.5 मिली सेकेंड में है। रिसोर्स ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है कि इसका भी जो है
टाइम डोमेन में ड्यूरेशन 0.5 मिली सेकेंड है, लेकिन इसके साथ क्या है कि ये 180 किलो हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी एक्वायर करेगा। तो विथ 180 किलो हर्ट्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन में 0.5 मिली सेकेंड को लेते हैं, तो वो जो टोटल होता है वो मेरा होता है एक रिसोर्स ब्लॉक। तो स्लॉट्स और रिसोर्स ब्लॉक में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। आगे डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा रिसोर्स ब्लॉक। अब जैसे हम बोले कि नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स यूज करते हैं और एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो रिसोर्स ब्लॉक को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल से जा रहे हैं। अब जैसा कि डेफिनेशन बोले कि एक रिसोर्स ब्लॉक 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन है टाइम डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो 180 किलो हर्ट्स लेंगे। अब इसमें क्या है कि 180 किलो हर्ट्स को 15 किलो हर्ट्स के स्लाइस में कट कर देते हैं, तो कितना मेरा सब कैरियर बना, कैरियर को डिवाइड किए तो मेरा सब कैरियर बना। इसमें सब कैरियर का कॉन्सेप्ट है। तो 180 किलो हर्ट्स को अगर हम 15 किलो हर्ट्स से डिवाइड करते हैं तो मेरे 12 सब कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाते हैं। तो 12 सब कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में और 0.5 मिली सेकेंड इधर है। तो अब जो 15 किलो हर्ट्स का स्लाइस ले रहे हैं, तो 15 किलो हर्ट्स का जो हम मेरा वेव फॉर्म है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 1/f। तो 1/15 किलो हर्ट्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 66.67 माइक्रो सेकेंड, जबकि मेरा ड्यूरेशन कितना है 0.5 मिली सेकेंड, या बोल सकते हैं 500 माइक्रो सेकेंड। अब नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक जो मेरा वेव फॉर्म है 15 किलो हर्ट्स का, उसका टाइम पीरियड आ रहा है 66.67 माइक्रो सेकेंड। नॉर्मल सीपी के केस में 5 माइक्रो सेकेंड और वो एडिशनल हो जाएगा। तो टोटल हम मान लेते हैं कि जो मेरा वेव फॉर्म है वो 71 माइक्रो सेकेंड का हो गया। 66 + 5 71 माइक्रो सेकेंड। तो एक वेव फॉर्म 71 माइक्रो सेकेंड। टोटल मेरे पास कितना ड्यूरेशन है 500 माइक्रो सेकेंड या 0.5 मिली सेकेंड। तो 0.5 मिली सेकेंड को अगर हम जो है डिवाइड कर देते हैं 71 माइक्रो सेकेंड से, तो मेरा आ जाएगा 7 सिंबल। तो टाइम ड्यूरेशन में मेरे 7 सिंबल फॉर्म होंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में 12। तो 12 × 7, तो टोटल 84 OFDM सिंबल मेरे एक रिसोर्स ब्लॉक में होते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स। तो रिसोर्स ब्लॉक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई बोलेगा कि नहीं 12 7 84 84 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं, तो कोई बोलता है नहीं 72 OFDM सिंबल होते हैं, कोई बोलेगा 84 OFDM सिंबल होते हैं या फिर रिसोर्स एलिमेंट होते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो नॉर्मल सीपी के केस में 12 × 7 84 OFDM सिंबल होंगे या फिर रिसोर्स एलिमेंट बोलेंगे। जो एक छोटा बॉक्स है ये मेरा OFDM सिंबल हो गया या फिर रिसोर्स एलिमेंट हो गया। अब आगे आते हैं, अगला केस क्या है एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स केस में। एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स के केस में सेम चीज़ है, वही वेव फॉर्म है 15 किलो हर्ट्स का, वही सब कैरियर है, वही टाइम पीरियड आएगा 66.67 माइक्रो सेकेंड। लेकिन यहाँ नॉर्मल सीपी लिखा हुआ है, ये एक्सटेंडेड सीपी है। एक्सटेंडेड सीपी के केस में ये एक्सटेंडेड सीपी है। एक्सटेंडेड सीपी के केस में मेरा जो है 16.7 माइक्रो सेकेंड अलग से ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स जो है जो टाइम पीरियड आएगा मेरा वो 83 माइक्रो सेकेंड आएगा। तो अब मेरे पास टोटल ड्यूरेशन तो वही है, क्योंकि सब फ्रेम ये मेरा स्लॉट्स का ड्यूरेशन 0.5 मिली सेकेंड है। रिसोर्स ब्लॉक को भी हम डिफाइन किए कि 0.5 मिली सेकेंड तक ही कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ सिंबल कितने होंगे, तो 0.5 मिली सेकेंड को हम 83 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा आएगा 6।
तो यहाँ पे 6 OFDM सिंबल टाइम ड्यूरेशन में हो रहे हैं और 12 हो रहे हैं मेरे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो 12 इंटू 6 मतलब 72। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड सीपी के केस में टोटल मेरे 72 OFDM सिंबल या फिर रिसोर्स एलिमेंट अवेलेबल होंगे, और नॉर्मल सीपी के केस में वही जो है मेरा 84 हो जा रहा है। तो ये हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानें कि फ्रेम क्या होता है और रिसोर्स ब्लॉक क्या होता है। इसको डिटेल में और जानने के लिए फिर हम आगे लेक्चर जब भी लेंगे रिसोर्स ब्लॉक का पर्टिकुलर, तो उसमें कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, BCH SCH जो भी है वो सारा फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।